ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। संवेदा सोशल साइंस वीडियो क्लास में मैं आप तमाम 10वीं जमात के तुलबा का इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम सबक की शुरुआत करने से पहले हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। आप उन सवालात को गौर से सुने और इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए सवाल है, ये कौन सा बर्रे आज़म है? यानी मैं आपके सामने अब एक तस्वीर डालूंगा, ये तस्वीर को देखें, इस नक्शे को देखें। इस नक्शे में आपको बताना है कि ये कौन सा बर्रे आज़म है। अब आप देखें, ये बर्रे आज़म है, ये कौन सा बर्रे आज़म है ये आपको बताना है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये बर्रे आज़म यूरोप है। तो ये बर्रे आज़म यूरोप, बहुत अच्छी तरीके से पहचाना बच्चों आपने। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके लिए दूसरा सवाल है, अब आप जो ये नक्शा देख रहे हैं, आपने ये पहले ही बता दिया है, ये यूरोप का नक्शा है। अब आपके लिए सवाल है, यूरोप के चंद मुमालिकों के नाम बताएं। आप कौन कौन से मुमालिक हैं जिनको आप जानते हैं, उनके नाम बताएं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो यूरोप के कुछ चंद मुमालिक कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क वगैरह हैं। तो ये तमाम क्या हैं बच्चों? ये बर्रे आज़म यूरोप के मुमालिक हैं। ठीक, अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल आपके लिए बहुत आसान सा सवाल है। आज हम किस सदी में जी रहे हैं? यानी जो आज जो सदी चल रही है, जिस दौर में हम हैं, ये कौन सी सेंचुरी है, ये कौन सी सदी है? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने बच्चों, ये 21वीं सदी है। तो ये कौन सी है? 21वीं सदी है। बहुत अच्छी तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, 20वीं सदी में यूरोप के सियासी हालात कैसे थे? क्या आप जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में हम आकर जो तारीख का 10वां सबक है, जिसका नाम 20वीं सदी के सियासी तसव्वुरात, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल डायमेंशंस इन 20th सेंचुरी कहते हैं, उसका आज हम मुतालिया करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की ये वीडियो क्लास इस सबक का पहला हिस्सा यानी पहली वीडियो क्लास होगी। तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, चलिए आज की इस वीडियो क्लास में हम किन किन नुकात का मुतालिया करेंगे, किन किन नुकात के बारे में पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहली जंग अजीम, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं, इसके ताल्लुक से पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कब लड़ी गई, इसके असबाब क्या थे, इसके नताइज क्या निकले, उसके ताल्लुक से हम आज की इस वीडियो क्लास में मालूम करेंगे। इसके बाद हम रूसी इनकलाब, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, इसके ताल्लुक से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो लिहाजा आज की ये वीडियो क्लास हम इन दोनों नुकात के ताल्लुक से मजीद और तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। 1914 से कबल बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस के दरमियान यूरोपीय ममालिकों के दरमियान नौआबादियात को लेकर अपने इख्तिदार को काबू करने के लिए काफी जद्दोजहद थी। एक दूसरे ममालिकों में अपनी नौआबादियत को बढ़ाना, बसाना, इन तमाम यूरोप के ममालिकों में क्या थी? एक मसाबिकत, कंपटीशन था 1914 से पहले। और सन
सनती इनकलाब और जदीद दरियाफ्तों की वजह से यूरोपीय ममालिक में ये शदीद मुकाबला इख्तियार कर लिया, क्योंकि सनती इनकलाब यूरोप में रोनुमा होने की वजह से जो अशिया तैयार की जाती थी उनके लिए उन्हें मार्केट की जरूरत थी, बाजार की जरूरत थी। तो ये बाजार की तलाश में अपने दुनिया के कई मुल्कों में उन्होंने नौ आबादियत को कायम किया था। तो नौ आबादियत को कायम करने में एक होड़, एक मुसाबकत सी लग गई थी 1914 से पहले। अब हम पहली आलमी जंग या पहली जंग अजीम के असबाब के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे, जो 1914 से 1918 तक लड़ी गई। आपको ये दौरान वक्त भी याद रखना है। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 के दरमियान लड़ी गई। अब जो असबाब थे पहले हम उसको एक बार देख लेते हैं। पहला जो सबब था जारहाना कौम परस्ती, ये पहली वजह। दूसरा असलाह की दौड़, दूसरी वजह। तीसरा मुखालिफ इत्तेहादी ग्रोह, ये तीसरी वजह। चौथी वजह जो थी वो फौरी सबब। तो इस तरीके से ये तमाम क्या थी बच्चों, ये असबाब थे। किसके असबाब थे? पहली आलमी जंग या पहली जंग अजीम के क्या थे बच्चों, ये असबाब थे। अब हम इनके ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जारहाना कौम परस्ती। जारहाना कहते हैं नुकसानदाह। हर मुल्क, हर शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत रखना है, कौम परस्त रहना है, लेकिन यूरोप में हालात ऐसे हो चुके थे, जारहाना कौम परस्ती नुकसानदाह थी, यानी अपने मुल्क से बेपनाह वालहाना मोहब्बत करना, यानी सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत करना और दूसरे मुमालिकों से नफरत रखना, दूसरे मुमालिकों को नीचा देखना, ये आकर सही नहीं था। लेकिन मुल्क यूरोप के हालात ऐसे हो चुके थे, चाहे उनका मुल्क गलत राह पर ही क्यों ना हो, गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से हम इसको कहते हैं जारहाना कौम परस्ती। और ना सिर्फ इतना बल्कि इश्तिराकी नजरियात को भी मजबूती मिली। तो इस तरीके से यूरोप के हालात जो थे वो तब्दील हो रहे थे। ना सिर्फ इतना, दूसरी जो वजह थी वो थी असलाह की दौड़। यूरोप के जो ममालिक थे, ये तमाम ममालिक जो थे असलाह की तैयारी में और उसकी जखीरों में, जखीरा अंदोजी में, दौड़ में शामिल हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है, हर मुल्क ये चाहता था कि उसके पास ऐसे खतरनाक जदीद से जदीद हथियार मौजूद हों जिसकी वजह से वो पूरे यूरोप के दूसरे ममालिक, ना सिर्फ इतना बल्कि दीगर ममालिकों को में भी अपना खौफ बिठा सके। तो एक दौड़ सी लग चुकी थी। ये कोई तरक्की की दौड़ नहीं थी, बल्कि असलाह की तैयारी और इसकी जखीरा अंदोजी की, हथियारों को जमा करने में एक कंपटीशन सा, एक मुसाबकत सा हो चुका था। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह जो थी वो थी मुखालिफ इत्तेहादी ग्रोह। तो यूरोप के कुछ ममालिकों ने मुखालिफ इत्तेहादी, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने दूसरे ममालिकों के साथ इत्तेहाद कायम किया ताकि जरूरत पड़ने पर उन ममालिकों पर हमला करें। तो इन तमाम यूरोप के ममालिकों ने दो मुतजाद, दो मुखालिफ ग्रोहों की तश्कील हुई। दो मुखालिफ ग्रोह में वो बट गए। अब वो कौन से ग्रुप थे? पहला जो था सरुखी मुहायदा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपल एंटेंटे। ट्रिपल एंटेंटे, सरुखी मुहायदा। तो इसमें कौन से मुमालिक थे? इन तीनों मुमालिकों ने मिलकर एक मुहायदा, आपस में एक इत्तेहाद कायम कर लिया ताकि दूसरे मुमालिक हमला करने पर ये उसकी जवाबी कार्रवाई कर सके। तो हम उसमें कौन कौन से मुमालिक थे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बरतानिया, रूस और फ्रांस, इन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया। इसके मुकाबले में एक और इत्तेहादी ग्रुप की तश्कील हुई, वो था सरुखी इत्तेहाद, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल अलायंस। तो ये इसके जवाब कार्रवाई के लिए एक अलग मुतजाद ग्रुप की तश्कील हुई। इसमें कौन से मुमालिक थे ये भी जरा देख ले। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। तो ये तीनों मुमालिकों ने मिलकर, तो ये इन मुमालिकों ने मिलकर ये सरुखी इत्तेहाद को कायम कर लिया। इस तरीके से
यूरोप के ममालिकों में एक ग्रोह यानी बढ़ गया था। यूरोपीय ममालिकों का जो ग्रोह था वो बढ़ चुका था एक दूसरे की मुखालिफत के लिए। अब हम देखेंगे पहली आलमी जंग के असबाब में चौथा सबब जो था वो फौरी सबब। ये आखिर ये फौरी सबब था क्या, उसको भी हम देखेंगे। 28 जुलाई सन 1914 को ऑस्ट्रिया का वली अहद शहजादा, मैं आपको नक्शे के जरिए से भी बताऊंगा, ऑस्ट्रिया का वली अहद शहजादा जिसका नाम क्या है, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। आप नाम को अच्छी तरीके से याद रख लिए। ऑस्ट्रिया का वली अहद शहजादा जिसका नाम आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये बोस्निया की राजधानी सराजेवो, जो ऑस्ट्रिया से बिल्कुल उसका पड़ोसी मुल्क है, जिसका नाम क्या है, बोस्निया की राजधानी यानी कैपिटल जो था, सदर मुकाम जो था, उसके दौरे पर गया। वहां पर इसका यानी इस शहजादे का एक सर्बियाई बाशिंदे ने इसका क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। तो अब जैसे ही कत्ल करना था, कत्ल होने वाला ऑस्ट्रिया का वली है शहजादा, कहाँ पे कत्ल हुआ, बोस्निया की राजधानी में, और कत्ल करने वाला सर्बिया। तो अब यहाँ पे आप नक्शे में देख रहे हैं, मैं नक्शे में आपको ऑस्ट्रिया बता रहा हूँ, ये आप ऑस्ट्रिया को देख रहे हैं। ये ऑस्ट्रिया का वली अहद शहजादा कहाँ पे जाता है, बोस्निया को जाता। आप देख रहे हैं नक्शे में, बोस्निया को जाता, सरकारी दौरे के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर सराजेवो के मुकाम पर इसका एक सर्बिया, आप नक्शे में देख रहे हैं, सर्बिया भी दिख रहा है आपको, एक सर्बियाई बाशिंदे ने क्या कर दिया, इसका कत्ल कर दिया। जैसे ही इस वली अहद शहजादे का कत्ल होना था, ऑस्ट्रिया ने इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया, सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। ना सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि इसने जंग का ऐलान कर दिया। तो इस तरीके से पहली आलमी जंग यानी पहली जंग अजीम का आगाज हो गया। तो ये आकर जो है आप देखते हैं सर्बिया जो बिल्कुल पड़ोसी ममालिक है बोस्निया का, तो वो सर्बिया पर ऐलान करते ही, ऑस्ट्रिया के ऐलान के साथ ही पहली जंग अजीम का आगाज हो गया। अब जंग के मराहिल, जंग में कौन कौन से हालात पेश आए, अब हम उसको देखते हैं। आपने मालूम कर लिया पहली आलमी जंग के, पहली जंग अजीम के क्या क्या इसके वजूहात थे, आपने इसको जान लिया। अब हम देखेंगे जंग के मराहिल। जंग के शुरुआती मराहिल में अमेरिका जो एक ताकतवर मुल्क था, जो फौजी ताकत रखता था, वो इस जंग से अलहदा था, अलग थलग रहा एक मुद्दत तक, एक वक्त तक। लेकिन बाद में ये शमूलियत इस जंग में इसने शमूलियत इख्तियार की, मैं आगे बताऊंगा। इस जंग में रूस जो था वो जर्मनी का मुखालिफ था, यानी जर्मनी के खिलाफ था। जंग के आखिरी मरहलों में अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ। अब आप सवाल पूछेंगे क्यों शामिल हुआ। जंग के दौरान जर्मनी ने अमेरिका की एक जहाज है जिसका नाम लूसितानिया है, जो आबदोज जहाज थी, जिसको हम सबमरीन कहते हैं, उसको गर्क कर दिया, यानी उसको पूरा तबाह व बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उसमें जो कई सवार थे, कई अमेरिकी शहरी मारे गए। तो इसी वजह से अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ और इसने अपने जो दोस्त ममालिक थे, मिसाल के तौर पर बरतानिया, फ्रांस के साथ इसने इत्तेहाद किया। तो इस तरीके से अमेरिका जो है इस पहली आलमी जंग में, इस पहली जंग अजीम में शामिल हुआ। अब आप देखें सन 1917 में रूस में इनकलाब रोनुमा हुआ। आगे आप इसके ताल्लुक से भी इसका मुतालिया करेंगे। जैसे ही रूस में इनकलाब आना था, रूस इस जंग से पीछे हट गया। तो पहली आलमी जंग में पहली जंग अजीम से वो बाहर हो गया। आखिरकार जब अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया, इसने इंग्लैंड और फ्रांस के साथ जब इत्तेहाद किया, तो इन ममालिकों के फौजी कुव्वतों के हमलों की वजह से जर्मनी उनका सामना नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जर्मनी पहली आलमी जंग में इसने शिकस्त को कबूल कर लिया। इस तरह जर्मनी के पहली आलमी जंग, पहली जंग अजीम में शिकस्त कबूल करने के साथ ही सन 1918 में पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ।
इस तरह तो ये जंग के मराहिल थे, किस तरीके के वाक़यात पेश आए, आपने इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की। अब पहली जंग अजीम के नताइज क्या थे, क्या क्या नताइज थे, ये देख लेंगे। पहला, इत्तेहादी फौजों ने जंग के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। जीत के बाद, पहली आलमी जंग के खात्मे के बाद अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ने किसको जिम्मेदार ठहराया? जर्मनी को पहली आलमी जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। और सन 1919 में जर्मनी के लिए जिल्लत आमीज शरायत मुआहदा हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, मुआहदे वर्सलेस। आप देख रहे हैं मुआहदे वर्सलेस पर दस्तखत किए गए। तो इस मुआहदे के तहत जर्मनी पर जिल्लत आमीज शरायत थोपे गए। तो ये इस जंग के बाद, पहली आलमी जंग के बाद, ये शरायत को जर्मनी को कबूल करना ही पड़ा। ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानी तुर्कियों का जो वक़ार था, वो वक़ार उन्होंने खो बैठा, यानी उनकी हुकूमतें खत्म हो गई। इसके बाद जर्मनी को गैर मुसल्लह कर दिया। गैर मुसल्लह से मुराद जर्मनी अब अपनी खुद की फौज नहीं रख सकता और जर्मनी के इलाकों को इत्तेहादी मुल्कों की निगरानी में दे दिया गया। तो तमाम जो उसके जो इलाके थे, जो कुदरती वसाइल से माला माल थे, ऐसे वह इलाकों को किसके निगरानी में दिया गया? इत्तेहादी मुमालिक, यानी जो फातेह मुमालिक थे उनके हवाले कर दिया गया, उनकी निगरानी में दिया गया। इस जंग के बाद यूरोप में कई छोटे छोटे मुमालिकों की तख्लीक हुई। ये आकर चौथा नतीजा। पांचवा, मुस्तकबिल में जंगों को रोकने और पूरे आलम में अमन को कायम करने के लिए एक इदारा वजूद में आया। वो इदारा था जमीयत अक़वाम, जिसको हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जमीयत अक़वाम का वजूद हुआ। तो ये तमाम क्या है? पहली आलमी जंग के नताइज। तो आपने पहली आलमी जंग के असबाब को भी मालूम किया, मराहिल का भी आपने मुतालिया किया, मालूमात हासिल की, और जंग के नताइज को भी आपने मालूमात हासिल की। पहली आलमी जंग में जो जंग हुई, इसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग मारे गए। आप अंदाजा लगाएं ये जंग कितनी खतरनाक थी। तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई इस जंग की वजह से, और 2 करोड़ लोग जो थे वो क्या बुरी तरह जख्मी हो गए, और तकरीबन 35 लाख लोग मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो गए, यानी मुकम्मल तौर पर हैंडीकैप हो गए, अपाहिज हो गए। तो पहली आलमी जंग ने इतनी बर्बादी मचाई इस दुनिया में, क्योंकि किसी ना किसी तरह दुनिया का कोई मुल्क किसी तरह इसमें शामिल था। इसी वजह से हम इसको आलमी जंग, वर्ल्ड वार या जंग अजीम कहते हैं। अब हम रूसी इनकलाब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो रूसी इनकलाब जो रोनुमा हुआ है वो 1917 में। बच्चों, रकबे के लिहाज से ये दुनिया के तमाम मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क है। अब मैं आपको नक्शा भी बता रहा हूँ, आप इस नक्शे में देख सकते हैं। आप रकबे के लिहाज से बहुत ही वसी और बहुत ही बड़ा मुल्क है। 19वीं सदी में इस मुल्क पर जो खानदान, जो हुक्मरान हुकूमत करते थे वो थे जार। कई बार सवाल आया है रूस पर हुकूमत करने वाला खानदान कौन सा था, तो जवाब है जार। ये जार खानदान के हुक्मरान इस मुल्क पर हुकूमत करते थे। और ये जार हुक्मरान अपने फायदे के लिए जमींदारों, किसानों, गरीबों और बेसहारों का इस्तेहसाल करते थे, उन पर जुल्म करते थे, और इन लोगों से टैक्स वसूल किया जाता था। अमीर लोगों को टैक्स रियायत थी, गरीब लोगों पर टैक्स था, जमींदारों और किसानों का इन्होंने इस्तेहसाल किया। तो इस तरीके से मुल्क के हालात थे, रूस के हालात थे। जार बादशाहों की हुक्मरान से वहाँ के लोग, वहाँ के आम लोग बहुत बेजार थे। इस वजह से जार हुकूमत को कौमियत का कैद खाना भी कहा जाता है। सन 1905 में जापान जैसा एक छोटा सा मुल्क ने रूस को शिकस्त दे दी। जापान जो दुनिया में एक छोटे मुल्कों में शुमार होता है, आप नक्शे में देख रहे हैं जापान कितना है। इतने बड़े अजीम मुल्क ने किसको शिकस्त दे दी? दुनिया का सबसे बड़ा, जो रकबे के लिहाज से जो बहुत ही बड़ा मुल्क है, उसको शिकस्त दे दी। जैसे शिकस्त देना था
वहाँ की जो अवाम थी जार हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और उन्होंने जार हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद, अपनी तहरीक शुरू कर दी। मुल्क के तमाम जो मजदूर थे, मुल्क गिर हड़ताल, पूरे मुल्क में हड़तालें और जद्दोजहद शुरू कर दी। कारखानों के मजदूर किसानों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए, जार हुक्मरानों के खिलाफ हो गए। तो इस तरीके से जार हुक्मरानों के खिलाफ एक तहरीक शुरू हो गई। लेकिन मुल्क के मजदूरों और किसानों ने इस बगावत में शिद्दत पैदा की। जब ये बगावत शुरू हुई तो जार हुक्मरानों ने इसको कुचलने की कोशिश की। आखिरकार किसान मजदूर जो कारखानों में काम करते थे, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने इस तहरीक में और शिद्दत इख्तियार की। रूस के एक अजीम लीडर जिनका नाम लेनिन है, मैं आपको तस्वीर भी बता रहा हूँ, एक अजीम लीडर जो लेनिन है, इन्होंने मजदूरों और किसानों को जार के खिलाफ, जार हुक्मरानों के खिलाफ इनकलाबी हिदायत और तरबियत दी। इन्होंने तमाम मजदूरों को इकट्ठा किया, तमाम मजदूरों में इत्तेहाद कायम किया ताकि वो जार हुक्मरानों के खिलाफ, जार हुक्मरानों के इस्तेहसाल के खिलाफ बगावत करे। लेनिन से जब खतरा महसूस होने लगा, जब लेनिन ने तमाम मजदूरों में इत्तेहाद कायम किया, तमाम किसानों में इत्तेहाद कायम किया, तो जार हुक्मरानों ने इनको क्या किया, मुल्क बदर कर दिया। यानी इनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस तरह लेनिन जो थे, इन्होंने मुल्क छोड़कर दूसरी जगह पनाह ले ली। जब ये इनकलाब, जार हुक्मरान लेनिन के मुल्क छोड़ने के बाद भी ये इनकलाब में, ये तहरीक में कोई कमी वाकई नहीं हुई। तमाम किसानों ने, तमाम मजदूरों ने लगातार अपनी हड़तालें, अपना इनकलाब जारी रखा। जब ये इनकलाब जार हुकूमत काबू ना कर सकी, अपने कंट्रोल में नहीं कर सकी, तो उस वक्त का जो आखिरी जार हुक्मरान था, जिसका नाम निकोलस दुअम था, वो मुल्क छोड़कर फरार हो गया। इस इनकलाब को 1917 का फरवरी का इनकलाब कहा जाता है। मुल्क का जो इख्तिदार था वो आज़ाद ख्यालात रखने वाले म्यूनिख ने संभाला। तो म्यूनिख ने आज़ाद ख्याल जो रखने वाला था, वो आकर जो है इसने मुल्क का इख्तिदार संभाला। इसने रूस को एक जमहूरी मुल्क करार दिया। तो म्यूनिख ने रूस को एक जमहूरी मुल्क करार दिया। अब रूस का अक्टूबर का इनकलाब, आपने फरवरी का इनकलाब तो पढ़ लिया, अब अक्टूबर के इनकलाब के ताल्लुक से लेनिन कुछ महीनों के बाद वापस कहाँ पे लौटा, वापस रूस को लौटा। इसने अवाम को अमन, ग़िज़ा और जमीन जैसे आसान नारे अवाम को सिखाए। तो इसने लोगों को जमीन के लिए, अमन के लिए, ग़िज़ा के लिए हासिल करने के लिए आज़ाद लोगों को नारे सिखाए। मजदूर पार्टी के लीडर बाल्शविक की रहनुमाई में सन 1917 में अक्टूबर का इनकलाब आया या रोनुमा हुआ। तो बाल्शविक की रहनुमाई में सन 1917 अक्टूबर 1917 में ये रूस में इनकलाब रोनुमा हुआ। लेनिन ने इनकलाबी फौजियों के साथ मिलकर 7 नवंबर को एक इश्तराकी जमहूरियत, रूस को एक इश्तराकी जमहूरियत करार दिया और इसको रूस का अक्टूबर का इनकलाब कहा जाता है। अक्टूबर के इनकलाब के बाद लेनिन रूस का सदर बना। इस तरीके से लेनिन ने रूस को जमहूरियत करार देकर, रूस को इनकलाब दिलाकर, जार हुक्मरानों के खिलाफ आकर जो है इसने कई तहरीकें चलाकर आखिरकार वो रूस का सदर बनने में कामयाब हो गया। अब रूस की तरक्की में लेनिन का किरदार, सदर बनते ही लेनिन ने ऐलान किया जमीन किसानों की है, जो जमीन है वो किसानों की है। लेनिन ने तमाम शहरियों को मुफ्त तालीम, मुफ्त स्पोर्ट्स, सेहत और तंदुरुस्ती के इंतजामात, रिहायशी सहूलियत फराहम करने और माशी सियासी पॉलिसियों को इसने शुरुआत की। तो इस तरीके से लेनिन ने रूस को तरक्की की
राह पर आकर जो है कामजन किया। कार्ल मार्क्स के सियासी साइंसी इश्तराकी नजरियात को तजुर्बाती तौर पर इसने शुरू भी किया। तो ये पेश करने वाला, शुरुआत करने वाला भी लेनिन ही था। अब हम रूस की तरक्की में स्टालिन का किरदार, रूस के बाद यानी लेनिन के बाद रूस में स्टालिन का दौर शुरू होता है। लेनिन के मौत के बाद जोसेफ स्टालिन रूस का सदर बना और इसने रूस को अमेरिका के मुकाबिल, अमेरिका के बराबर लाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज आकर जो है इसने लिया और इसको अमेरिका के मुकाबिल लाकर ठहराया। और इसका बहुत बड़ा किरदार है, रूस की तारीख में इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसके जारी करदा 5 साला मंसूबों ने रूस को तरक्की की राह पर कामजन किया। जो आज हम हिंदुस्तान भी 5 साला मंसूबों को अपनाया है, ये 5 साला मंसूबों को शुरुआत करने वाला यही जोसेफ स्टालिन ही था। रूस ने खलाई मैदान में सबसे पहले इंसानी सैयारचे के जरिए भेजा, जिसको हम यूरी गैगारियन कहते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला सैयारचा जो रूस ने भेजा, ये इसका सहरा किसको जाता है? रूस को ही जाता है। तो पहला सैयारचा जो भेजा गया वो रूस ने ही भेजा, तो इसका सहरा भी रूस को ही जाता है। हिंदुस्तान ने भी आज़ादी के बाद जब हमने 1947 में आज़ादी हासिल की तो हमने रूस को फॉलो करते हुए रूस के नक्शे कदम पर हमने रूस के 5 साला मंसूबों को अपनाया। तो इस तरीके से दूसरी आलमी जंग के बाद रूस दुनिया में इश्तराकी मुल्कों के ग्रोह का खाइद भी बना। तो ये जिस तरीके से दूसरी आलमी जंग के बाद जो दुनिया 2 ब्लॉकों में बढ़ चुकी थी, तो रूस इश्तराकी ब्लॉक जो थे उनका ये खाइद भी बना। तो इस तरीके से आज की हमने जो वीडियो क्लास आज जो हमने पढ़ा है, जिसका मुतालिया किया है, फिर एक मर्तबा हम देख लेते हैं कि हमने आज की इस वीडियो क्लास में, आज की इस पहली वीडियो क्लास में किन किन नुकात के ताल्लुक से मालूमात हासिल की है, जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? पहली जंग अज़ीम के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। पहली जंग अज़ीम के असबाब क्या थे, इसके जंग के मराहिल और इसके नताइज के ताल्लुक से हमने पढ़ा। इसके बाद हमने रूसी इनकलाब के बारे में पढ़ा, जो 1917 में जो रूस में इनकलाब आया ज़ार हुक्मरानों के खिलाफ, उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की। और लेनिन और स्टालिन का किरदार रूस की तरक्की में, इनका क्या किरदार था, उसके ताल्लुक से भी आज की इस वीडियो क्लास में हमने मालूमात हासिल की। लिहाजा अब हम अपने इस सबक के मुहासिबे की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, इन सवालात को सुने और आप जवाब देने की कोशिश करें। सबसे पहले खाली जगहों को मुनासिब जवाब से पुर करें। पहला सवाल, शाहरुखी मुआहदे में यूरोप के डैश ममालिक शामिल थे। ये जो शाहरुखी मुआहदा तय पाया था, जो ग्रोह था, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे? सही जवाब है आपका, इसका जवाब है बर्तानिया, रूस और फ्रांस। पहला जवाब जो दिया आपने बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, पहली जंग अजीम डैश सनी ईस्वी में लड़ी गई। बिल्कुल सही जवाब, बहुत आसान सा सवाल था, बिल्कुल सही जवाब है 1914 में। अब आपके लिए तीसरा सवाल, पहली जंग अजीम का खातिमा डैश मुआहदे के, तो जब जंग अजीम खत्म हुई तो किस मुआहदे के तहत जर्मनी पर, उस मुआहदे के तहत जिल्लत आमे शरायत आयद किए गए थे, वो मुआहदा कौन सा था? बहुत सही जवाब दिया है आपने, मुआहदे वर्सलेस। चौथा सवाल, पहली जंग अजीम के बाद मुस्तकबिल में जंगों को रोकने के लिए कौन सा इदारा कायम हुआ? बिल्कुल सही जवाब है जमीयत अखवाम, जिसको हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। अब आपके लिए रहा पांचवा सवाल, सन 1905 में डैश मुल्क ने रूस को शिकस्त दी। बहुत ही आसान है ये भी सवाल का जवाब। बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क जो था वो था जापान। जापान ने रूस जैसे एक अजीम और बड़े रकबे रखने वाले ताकतवर मुल्क को शिकस्त दी। अब आपके लिए घर पर काम है, होमवर्क है, सवालात लिख लें। इन सवालात के जवाबात लिखकर अपने उस्ताद को बताएं, अपने मौलिम को बताएं और जवाबात की इस्लाह करवा लें। सबसे पहला सवाल, पहली जंग अजीम का फौरी सबब क्या था? ये पहला सवाल। दूसरा, पहली जंग अजीम के नताइज क्या निकले? नतीजा क्या निकला? आपको नताइज लिखना है।
तीसरा सवाल है, रूसी अवाम जार हुक्मरानों से बेजार थे, क्यों? इसकी वजूहत आपको लिखना है। चौथा, रूसी इनकलाब में लेनिन का किरदार क्या था? पांचवा और आखिरी सवाल, रूसी तरक्की में स्टालिन के खिदमत क्या थी? ये 5 सवाल हैं, आप लिखकर जवाब लिख लें। तो इस सबक को पेश करने वाले मोहम्मद इम्तियाज, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मिलरपेट, बल्लारी ईस्ट, बल्लारी। शुक्रिया, थैंक यू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.